क्रीमिया पर ज़ेलेंस्की के बयान को लेकर भड़क गया है रूस। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। क्रीमिया की तरफ देखा तो तबाही मचा देंगे, ये रशिया ने दो टूक कह दिया है। क्रीमिया पर मिसाइल नाटो का हमला माना जाएगा। रशिया की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है क्रीमिया को लेकर, क्योंकि क्रीमिया को लेकर जो बयान ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया उस पर रशिया ने देर नहीं की और तुरंत बयान दे दिया और कहा गया है कुल मिलाकर कि ये माना जाएगा नेटो का हमला। अगर क्रीमिया पर मिसाइल नेटो का हमला माना जाएगा, ये रशिया की तरफ से साफ कर दिया गया। तो क्रीमिया को लेकर कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं पुतिन, ये किसी से नहीं छुपा। आपको याद होगा कर्च ब्रिज पर जो हमला हुआ था उसका बदला कैसे लिया था पुतिन ने, और समझने की अब हम कोशिश ये भी कर रहे हैं क्रीमिया से विश्व युद्ध की चिंगारी आखिरकार कैसे भड़क उठ सकती है। वजह ज़ेलेंस्की का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा क्रीमिया पर कब्जे की तैयारी है, हमारी सेना तैयारी में लगातार जुटी हुई है। तो क्या ज़ेलेंस्की का ये बयान विश्व युद्ध कराएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त, और इसी को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। और सबसे बड़ा बयान तो रूस की तरफ से आ ही गया है, लेकिन इससे पहले अमेरिका ने भी चेताया था कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर यूक्रेन को बोलने से बचना चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे अभी छेड़ने की जरूरत यूक्रेन को नहीं है, पहले ही अमेरिका की तरफ से कहा गया है। लेकिन हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि वजह क्या हो सकती है विश्व युद्ध की और उसका असर क्या होगा। देखिए असर क्या होगा। क्रीमिया पर हमला हुआ तो रूस मुंह तोड़ जवाब देगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कर्च ब्रिज पर जो हमला हुआ था उसका असर यह हुआ था कि कीव पर भी कई मिसाइलों से हमला किया गया था। यूक्रेन के कई सारे शहरों पर ऐसे मिसाइल हमले हुए थे कि धुआं धुआं हो गए थे अलग अलग शहर, और कहीं इसका असर अब भी देखने को मिलेगा। तो असर हमने आपको बताया, क्रीमिया पर जिसकी मिसाइल गिरेगी रूस सीधे उससे भिड़ेगा। क्रीमिया पर हमले के बाद युद्ध यूक्रेन से बाहर जा सकता है, यानी वर्ल्ड वॉर जिसकी बात हम लोग लगातार कर रहे हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर में ये तब्दील हो जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए हमने इकट्ठा की है ताकि आप समझ सके आसानी से कि क्रीमिया का ये जो मुद्दा है वो कितना ज्यादा सेंसिटिव है और क्रीमिया पर किस तरीके से हमले की तैयारी भी की जा रही है। देखिए यूक्रेनी सैनिकों की दरअसल ट्रेनिंग चल रही है, और कहां कहां चल रही है। पोलैंड में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में लगातार अभ्यास चल रहा है, युद्धाभ्यास चल रहा है सैनिकों का। लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन की नेटो से इसको लेकर मांग लगातार जारी है। इसके अलावा फाइटर जेट्स अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी से मांग ही रहा है यूक्रेन। साथ ही साथ स्विच ब्लेड ड्रोन की अगर बात करें तो अमेरिका से सप्लाई की बात हो रही है। ब्लैक सी से तैयारी भी देखी जा रही है। अमेरिकी टोही विमान इंटरसेप्ट हुए हैं। तो ऐसे में ये इशारा कर रहा है इस ओर की क्रीमिया पर क्या हमले की तैयारी की जा रही है। त्रिगुणायत सर का मैं रुख करना चाहूंगी। सर, क्या लगता है आपको कि ये जो एक मुद्दा है जिस पर खुद अमेरिका चेता चुका है यूक्रेन को कि भाई अभी आप जो मुद्दा है उस पर इंटैक्ट रहिए, क्रीमिया से छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि वो तो ना पुतिन को पसंद आएगा और उस पर जो होगा उससे आपको कोई बचा नहीं पाएगा। मतलब आने वाले दिनों में कोई ऐसा हमला अगर रशिया करता है तो उससे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि क्राइमिया सारे युद्धों में जहां भी आप देखें और भी टेरिटरीज हैं, डोनबास वगैरह, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रशिया के लिए स्ट्रेटेजिकली जगह है वो है क्राइमिया। और जो 2014 में जो उन्होंने लेने की बात किया था, इसीलिए खास तौर से क्राइमिया क्यों लिया। सबको पता है कि वहाँ उनका न्यूक्लियर फ्लीट, ब्लैक सी, सबमरीन, सब कुछ वहाँ पर उनका बहुत बड़ा अड्डा है जिसको कहते हैं नेवल फ्लीट वहाँ बेस्ड है, और उससे पूरी सिक्योरिटी उसकी इंश्योर करता है। तो नेचुरली कि रशिया कभी नहीं चाहेगा। इसी तरह जैसे आपने देखा कि पिछली बार जो वो ब्रिज के ऊपर में अटैक किया था तो उससे भी एक कनेक्शन खत्म हो गया था, बट नाउ अब उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया है। पुतिन मेरे ख्याल से तो पूरी तरह तैयार है कि किसी भी तरह से, और लड़ाई जो आजकल चल रही है कि 10, 20, 50, 100 मिसाइल डाल दिया रोज का, इस तरह ये सब चलता रहेगा। लेकिन अगर क्राइमिया के ऊपर हुआ तो फिर रशिया फुल फोर्स के साथ आगे आएगा, और उसके बाद ये युद्ध कहीं भी जा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि एक पॉइंट होता है स्ट्रैटेजिक, और अगर अमेरिकन ने उनको ये समझाया है, और लेकिन दूसरी तरफ से आपको नेटो के चीफ है कह रहे हैं कि हम उनको ये नहीं कह रहे कि क्या करो, ईयू वाले कह रहे हैं कि वो चाहे तो उनकी टेरिटरी है। तो ये सबको पता है इट इज अ कंटेस्टेड टेरिटरी। इसकी हिस्ट्री भी मालूम है कि क्राइमिया को किस तरह से यूक्रेन को दिया गया पहले क्रुश्चेव के टाइम पे। तो इन सब चीजों को मैं समझता हूँ कि ये एक सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। और आपने शुरू में कहा था कोई शांति की बात नहीं कर रहा, तो मैं समझता हूँ ये गलत है, क्योंकि भारत हमेशा से शांति की बात करता रहा है। आज भी जब जर्मन चांसलर से प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई तब भी उन्होंने वही कहा
हमने यूनाइटेड नेशन अभी जो जनरल असेंबली का था उसमें भी डायलॉग डिप्लोमेसी की बात कही। चीन भी चाह रहा है कि किसी तरह से उसको रोका जा सके, लेकिन कोई दूसरा कोशिश कर रहा है। मेरा इशारा तो अमेरिका की ओर था सर, जो वर्ल्ड ऑर्डर में नंबर 1 पर बैठा है, टॉप पोजीशन पे बैठा है, वो सिर्फ हथियार बेच रहा है अपने। मेरा इशारा अमेरिका की ओर से था। मैं बिल्कुल अग्री करती हूं कि भारत ने हर कदम पर ये कहा है कि ये युद्ध का दौर है ही नहीं। खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि युद्ध का दौर तो ये है ही नहीं। मैं रुक करना चाहूंगी इस बीच मनीष झा का, चूंकि क्रिमिया का मुद्दे को लेकर पुतिन कितने टची हैं, ये मुझे लगता है मनीष झा से बेहतर कोई नहीं समझता है। मनीष, मुझे याद है कि क्रिमिया ब्रिज से आप कई बार रिपोर्टिंग कर चुके हैं और हमने और आपने उस मुद्दे को समझा था और दर्शकों को बेहतर तरीके से समझाया था कि जब कर्च ब्रिज पर अटैक हुआ था तो उसका काउंटर अटैक कितना बड़ा, कितना भीषण हो सकता है, इस बात की चेतावनी आपने पहले ही दे दी थी और वो असर भी हमने देखा था यूक्रेन के अलग अलग शहरों में। अब जब जेलेंस्की इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, इतने बड़े दावे कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हम क्या कुछ और होते हुए दे सकते हैं? देखिए प्रतिमा, मुझे लगता है कि जेलेंस्की जब क्रीमिया को लेकर ये दावे कर रहे हैं तो ये तकरीबन मुझे चांद चाहिए जैसे ही बात है, क्योंकि अभी आज की तारीख में आप क्रीमिया पर अटैक करने के लिए सोच रहे हैं, क्रीमिया को रूस से लेने के लिए सोच रहे हैं। कई हफ्ते मैंने क्रीमिया में गुजारा है, मैंने अपनी आंखों से और TV9 के कैमरे से हमने रूस की क्रीमिया में ताकत को देखी है। इक्के दुक्के आतंकी ऑपरेशन कर लेना वो एक अलग बात है, सबोटाज एक्शन कर लेना अलग बात है, लेकिन जब डोनबास में लगभग आधे से अधिक का हिस्सा अभी फिलहाल जेलेंस्की और उनकी सेना नहीं बचा पा रही है, यहाँ स्ट्रगल कर रही है, सोलेदार तक वो हार चुके हैं, बाखमुत से कभी भी उखड़ सकते हैं, यहाँ पर LPR लगभग 90% से हिस्सा खत्म हो चुका है, तो वैसी स्थिति में क्रीमिया के लिए बातें करना मुझे लगता है कुल मिलाकर वही है जैसे एक दिन जेलेंस्की ये कह देंगे कि वो भी सिकंदर की तरह विश्व विजयी बन जाएंगे। वो इसलिए मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ क्योंकि कागज पर बोलना और कैमरे के सामने बोलना अलग बात है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि 1/3 यूक्रेन पर आज की तारीख में रशियन फोर्सेस का कब्जा है। आज की तारीख में LPR, DPR और खेरसॉन के आधे हिस्से पर रशियन फोर्सेस मजबूत है, लगातार एग्रेसिव हो रही है। और तब जेलेंस्की अब इन इलाकों की बजाय तो अगर वो क्रीमिया लेना चाहते तो पहले ये तो बताएं कि ये जो 4 नए राज्य और चले गए रूस में, इनको कब वो पूरी तरह से आजाद करा लेंगे और क्या वो वाकई आजाद करा लेंगे। अगर ये आजाद करा लेते हैं तो क्रीमिया ले सकते हैं। कहीं ना कहीं मनीष ऐसा भी लग रहा है कि जो 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला जिसको अलग अलग मंच से जोर शोर से पहले शुरुआती दिनों में उठाते हुए जेलेंस्की नजर आ रहे थे, अब उस पर वो खुद भी बात नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि इस बात को जितना एम्फसाइज किया जाए कम है कि आप बहुत ज्यादा खतरा मोल ले रहे हैं, लेकिन ऐसे इलाकों में पहुंच रहे हैं हम TV9 के दर्शकों तक रिपोर्ट्स पहुंचाने के लिए जो कि बेहद खतरनाक है।